हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, इसकी अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, इसके क्षेत्र क्या हैं और इसके कौन कौन से प्रकार हैं, शैक्षिक प्रशासन के कार्य और सिद्धांत आदि सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। सबसे पहले तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने से पहले, इसको समझने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। देखते हैं, जैसा कि हम सभी को पता है, किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में प्रशासन की अनिवार्यता अति महत्वपूर्ण हो गई है। किसी भी प्रशासन की संरचना और किसी भी समाज की संरचना उसके बेहतर प्रशासन से सुनिश्चित की जा सकती है, ये हम सभी को पता है। तथा आज के वर्तमान समय में किसी भी क्षेत्र का प्रशासन एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग बन गया है, जिसकी व्यवस्थित व्याख्या लोक प्रशासन के रूप में किया जाता है। शिक्षा प्रशासन लोक प्रशासन का एक अभिन्न अंग है। यह अभिन्न अंग होते हुए भी उससे भिन्न है, क्योंकि इसका संबंध विद्यालयों से है। शिक्षा प्रशासन जो है वो लोक प्रशासन का एक अभिन्न अंग ही है, लेकिन ये इसलिए भिन्न है क्योंकि इसका संबंध क्या होता है, विद्यालयों से होता है, इसीलिए भिन्न होता है। और विद्यालय स्वयं में एक विशिष्ट संस्था है। यह हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि विद्यालय क्या होता है, स्वयं में एक विशिष्ट संस्था होता है। शैक्षिक प्रशासन यह एक ओर समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा दूसरी ओर परिष्कृत करने और आगे बढ़ाने का कार्य करती है, तथा साथ ही सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। तथा शैक्षिक प्रशासन दूसरे प्रशासन से भिन्न हो जाता है। इसीलिए ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। इसको समझते हैं। शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात शैक्षिक प्रशासन एक नवीन तत्व है जिसका संबंध शिक्षा की योजना बनाना, शिक्षा की व्यवस्था व पर्यवेक्षण आदि कार्य करने से है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसका संबंध मुख्य रूप से शिक्षा से ही होता है। यह लोक प्रशासन का ही एक अंग है, किंतु यह अन्य प्रशासनों की तुलना में अधिक दायित्व वहन करता है। जैसा कि हमने अभी समझा कि ये लोक प्रशासन का ही एक अंग है, पर ये सभी प्रशासन जो है उससे इसलिए भिन्न हो जाता है क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शैक्षिक प्रशासन, तो इसका अर्थ है कि ये शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है इसके द्वारा। और इसका संबंध क्या होता है, शिक्षा के लिए योजना बनाना, उसकी व्यवस्था आदि करना, उसके लिए पर्यवेक्षण अब क्या होता है ये भी हमने ऑलरेडी समझा है। तो इसका संबंध किससे होता है, शिक्षा की योजना, शिक्षा से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं तथा उसके लिए व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना और पर्यवेक्षण आदि कार्य करने से इसका संबंध होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना भी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अतः हिंदी शब्द का प्रशासन अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द मिनिस्टर शब्द से हुआ है। अब ये इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, लैटिन शब्द के मिनिस्टर शब्द से हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनते हैं क्वेश्चन। ओके, जिसका अर्थ है दूसरे की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार प्रशासन का अर्थ है अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला। अर्थात जो व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करता है वह प्रशासक कहलाता है। अर्थात कि प्रशासन का क्या अर्थ होता है, अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की कला ही प्रशासन का अर्थ है। और जो व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करता है वही प्रशासक कहलाता है। ओके, अब देखते हैं हम कुछ परिभाषाएं जिससे और अधिक हमारा शैक्षिक प्रशासन क्या है और स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहला है ग्राहम बेलफोर के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्रदान करने की योग्य बनाना है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये किसने कहा, ये ग्राहम बेलफोर के द्वारा कही गई परिभाषा है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे।
अब देखते हैं कैम्पबेल व अन्य के अनुसार। इन्होंने कहा है शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों तथा नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाले सुविधाएं निहित हैं। यह शिक्षण तथा सीखने की उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। साथ ही शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए भौतिक व मानवीय तथ्यों की व्यवस्था भी करता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि साथ में भौतिक एवं मानवीय तथ्यों की व्यवस्था भी करता है। ये किसने कहा? ये कैम्पबेल व अन्य के अनुसार दी गई परिभाषा। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि परिभाषाएं अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बनती हैं, पूछी जाती हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, इसे आप लिख लेंगे। अब हम आगे देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। शिक्षा प्रशासन का संबंध शिक्षा संबंधी एवं साधन आदि के एकत्रित करने तथा उनके समायोजन करने से है। यह साध्य न होकर साधन है और इसका उद्देश्य शिक्षण और अधिगम को सुलभ बनाना है। ठीक है, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य निम्न है। अब देखते हैं उद्देश्यों को। सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना। ये हमारा पहला पॉइंट है। इसमें देखेंगे शैक्षिक प्रशासन शिक्षा संबंधी कार्यों को संपन्न कराता है तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता भी करता है। यानी कि शैक्षिक प्रशासन जो होता है वो शिक्षा संबंधी जो भी कार्य होते हैं उनकी योजना बनाता है, उनको संपन्न कराता है तथा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्यरत व्यक्ति हैं, कार्य करते हैं, उनकी सहायता भी ये करता है। इसके साथ साथ शैक्षिक प्रशासन बच्चों के लिए ऐसे वातावरण भी तैयार करता है जिसमें बालक का सर्वांगीण या संपूर्ण विकास संभव हो सके। ओके, दूसरा पॉइंट है शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनिश्चित रूप प्रदान करना। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा को सुनियोजित रूप प्रदान करने में सहायता करता है और एक सुनिश्चित योजना का निर्माण भी करता है ताकि शिक्षा समाज के अनुरूप संचालित हो सके और राज्य एवं सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन भी सही रूप में हो सके। तीसरा, शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना एवं शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करना। ये भी शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होता है। जैसे कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यह है कि वह शिक्षा संबंधी उचित कार्यों, निर्णयों और विचारों को प्रोत्साहित करे और प्रशासन में लगे सभी व्यक्तियों को प्रेरित करे ताकि सभी शिक्षक भयमुक्त होकर छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सकें। और इसके साथ ही शैक्षिक प्रशासन राज्य और सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों का क्रियान्वयन करे, ऐसी योजना बनाए जिससे सभी कर्मचारियों को समय समय पर महत्वपूर्ण परामर्श भी मिले, कुशल निर्देशन मिले तथा उपयुक्त निर्णय एवं सुझाव भी मिले। ये शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होता है कि टीचर को भयमुक्त रखा जाए जिससे वो अच्छी तरह से सुलभ और सरल रूप से शिक्षा बच्चों को दे सकें। अब चौथा पॉइंट है हमारा उत्पादकता कुशलता। इसमें देखते हैं शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा द्वारा छात्रों में उत्पादन कुशलता में वृद्धि की जाती है। इसके फलस्वरूप किसी संस्था में छात्रों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन शैक्षिक प्रशासन छात्रों की संख्या में वृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि इससे भी आगे बढ़कर छात्रों की योग्यता और गुणवत्ता में वृद्धि करने का भी प्रयास करता है। यह प्रयास बालकों के परीक्षा परिणाम में भी प्रदर्शित होते हैं और गुणात्मकता में यह वृद्धि ही वास्तविक उत्पादन होता है। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, उत्पादकता कुशलता। अब हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना। इसको देखते हैं शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य छात्रों एवं कर्मचारियों में श्रेष्ठ नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता एवं समानता की भावना का विकास करना है। यह भावना प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करती है तथा शिक्षण संस्थाओं के व्यक्तियों में आपस में सहयोग और स्वशासन का प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। शिक्षा के नवीन उद्देश्यों, मूल्यों, मान्यताओं, सिद्धांतों आदि के साथ सामंजस्य स्थापित करती है जिससे जनतंत्रीय व्यवस्था सफल हो सके। तो इसका एक ये भी उद्देश्य होता है कि प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करती है, करना इसको आवश्यक है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ेंगे, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र को देखेंगे, कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको पॉइंट्स में ही हम देखेंगे। उसके बाद शैक्षिक प्रशासन के प्रकार पर चर्चा करेंगे। शैक्षिक प्रशासन के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। सबसे पहला क्या है? बाल केंद्रित व्यवस्था। दूसरा, कानूनी नियम व व्यवस्था, कर्मचारी वर्ग भी इसके क्षेत्र होते हैं। वित्तीय नियोजन, भौतिक व शारीरिक सुविधाएं भी होती हैं, पाठ्यक्रम अवश्य ही होगा और व्यापक जनसंपर्क भी होता है। ये शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र होते हैं। अब शैक्षिक प्रशासन के प्रकार कौन कौन से हैं इस पर भी हम एक बार चर्चा करेंगे।
इसको देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से ही होता है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में संगठन जिस ढांचे या तंत्र को खड़ा करता है वह सभी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आ जाते हैं। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में बनाए गए नियमों को क्रियान्वित करने में सहायक होता है। मूलतः शैक्षिक प्रशासन का विकास सामान्य प्रशासन के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप ही हुआ है, अतः शैक्षिक प्रशासन अपने जिस स्वरूप को अपनाता है उस स्वरूप के आधार पर इसके निम्नलिखित प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं? सबसे पहला जो है वो एकतंत्री शैक्षिक प्रशासन है, दूसरा प्रजातंत्री शैक्षिक प्रशासन और तीसरा होता है हमारा सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन। ये तीनों शैक्षिक प्रशासन के प्रकार होते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से? एकतंत्रीय, प्रजातंत्रीय और सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन, ये तीन प्रकार माने गए हैं। अब हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा होता है और एग्ज़ाम में भी पूछता है शैक्षिक प्रशासन के कार्य। अभी पिछली बार ही पूछा था, ये जेबी सीयर्स ने इसके शैक्षिक प्रशासन के कौन कौन से कार्य बताएं उसके अनुसार पूछता है। तो जेबी सीयर्स का नाम भी आप याद रखेंगे, अभी आगे इस पर चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं, आधुनिक युग में शिक्षा का विकास अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। उसके विकास में तीव्रता शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में वृद्धि होने से हुई है। शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने और उसे सर्वोत्तम बनाने में शैक्षिक प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षिक प्रशासन से संबंधित सभी व्यक्ति शिक्षा तथा शिक्षण कार्य में जुड़े रहते हैं। जैसा कि ये सभी हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में, जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था उसी में समझ लिया था। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा जेबी सीयर्स के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कार्य कौन कौन से हैं, इसके पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया था। सबसे पहला इन्होंने बताया योजना बनाना या नियोजन। इसमें देखेंगे नियोजन का अर्थ किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्य, उसकी कार्य प्रणाली, सहयोग, व्यक्तियों, परिस्थितियों तथा सहायक सामग्री व वस्तुओं की एक रूपरेखा बनाना है। इस प्रकार की रूपरेखा निर्धारित किए बिना कोई भी कार्य पूर्णतः सफल नहीं हो सकता। योजना बनाने में न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए या रखना पड़ता है। ये इन्होंने पहला बताया कि सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले हम सभी को पता है कि हमें नियोजन करना पड़ता है या योजना बनाना पड़ता है। दूसरा उसमें क्या करना रहता है? व्यवस्था या संगठन उस चीज़ का हम करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा व्यवस्था या संगठन करना। इसको देखेंगे, शैक्षिक प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य संगठन या व्यवस्था करना है। संगठन करने से तात्पर्य उन साधनों से है जो योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहायक होते हैं। संगठन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह सभी साधनों के आपसी सहयोग से शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को सफल बनाए। उसके लिए मानवीय एवं भौतिक तत्वों के संगठन के साथ साथ उनमें संबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मानवीय और भौतिक यहाँ पे दिया गया है संसाधन या संगठन या तत्व आप कह सकते हैं उसके संगठन से। तो यहाँ पे मानवीय जो तत्व वो कर्मचारी वर्ग, शिक्षक वगैरह जो भी होते हैं वो मानवीय में आएंगे, और भौतिक तत्व जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप विद्यालय लेते हैं तो विद्यालय में जो भी भौतिक आपका संसाधन होता है, तत्व आदि, वो इसमें आते हैं। तो इन दोनों के बेहतर व्यवस्था और संगठन करने से ही इसका होता है। ये दूसरा पॉइंट है हमारा। अब तीसरा देखेंगे निर्देशन एवं संचालन भी इसे हम कहते हैं। तो इसको समझेंगे। शैक्षिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निर्देशन करना भी है। पहला क्या था? किसी भी चीज़ को करने से पहले हम योजना बनाते हैं, फिर उसका व्यवस्था या संगठन करते हैं, उसमें कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उन सभी चीज़ों की हम व्यवस्था करते हैं। उसके बाद तीसरा हम संचालन उसका करते हैं या उसमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो शैक्षिक प्रशासन का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य निर्देशन करना भी होता है। योजना बनाने और संगठन के सभी साधनों को जुटाने के बाद शैक्षिक प्रशासन के कार्य को उचित रूप से करने के लिए कुशल निर्देशन की जरूरत पड़ती है। निर्देशन की प्रक्रिया में प्रशासक को निपुण होना चाहिए क्योंकि विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। हम सभी को पता है कोई भी कार्य करने के लिए हमें उचित निर्देशन की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक पड़ती है। उसकी कुशल निर्देशन के द्वारा ही शैक्षिक प्रशासन के कार्यों का संचालन सही ढंग से हो सकता है। अगर कुशल निर्देशन नहीं होता है तो कोई भी कार्य जरूरी नहीं है कि आप उचित ही करें।
ओके, और वह असफल भी हो सकता है और आपको कुशल निर्देशन मार्गदर्शन मिलती है तो आप उसे सही ढंग से कर सकते हैं। तो इसमें तीसरा पॉइंट हमारा यही था, निर्देशन या संचालन। अब चौथा बताया है जेबी सीयर्स ने, समन्वय और समायोजन करना। इसको समझते हैं। शैक्षिक प्रशासन में समन्वय का कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों में आपसी संबंध स्थापित करता है। यह समन्वय सभी व्यक्तियों में एक तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब सभी व्यक्ति एक होकर आपसी सहयोग एवं सद्भावना से कार्य नहीं करेंगे तब तक शैक्षिक प्रशासन उन कार्यों में सफल नहीं होगा। ठीक है, अतः शैक्षिक प्रशासन को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों में समन्वय का होना या सामंजस्य स्थापित करना अत्यंत आवश्यक होता है। यह हमारा चौथा पॉइंट था। अब पांचवा बताया है जेबी सीयर्स के अनुसार, नियंत्रण और मूल्यांकन करना इसके कार्य हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं, किसी भी प्रशासन में नियंत्रण अति आवश्यक तत्व है। बिना नियंत्रण के किसी भी कार्य को या गतिविधियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः शैक्षिक प्रशासन में मानवीय तथा भौतिक गुणों या साधनों में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी कार्य नियंत्रण के अभाव में असफल हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने जस्ट तीसरे पॉइंट में समझा था, उसका भी सेम ऐसे ही मीनिंग होगा। जैसे कि किसी भी कार्य में अगर आप नियंत्रण नहीं करते, उसका सही समय पे उचित समय पे मूल्यांकन नहीं करते हैं, तो वो नियंत्रण के अभाव में असफल हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं आगे शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। आई होप अभी तक जो भी आपको बताया गया हो ऊपर वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी आपको थोड़ी भी समस्या होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। हाँ, शैक्षिक प्रशासन के कार्य आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आप याद रखेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अभी पिछले बारी जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो उसमें पूछ देता है कि किसने इसके कार्यों के बारे में बताया है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाता है कि जेबी सीयर्स ने बताया है, तो इनका नाम याद रखेंगे। और कितने कार्यों को कितने पॉइंट्स में हमने समझा, 5 पॉइंट में समझा था। तो वो भी पांचों पॉइंट सबसे पहला नियोजन करते हैं, व्यवस्था करते हैं। ये आप ऐसे क्रम वाइज याद रखेंगे। अब हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। शिक्षा के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु संगठन या प्रशासन को सिद्धांतों पर आधारित होना परम आवश्यक है। सिद्धांत शब्द 2 शब्दों से मेल से बना है, 2 शब्दों के मेल से बना है। किससे? सिद्ध प्लस अंत बराबर सिद्धांत। ये हमारा सिद्धांत 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऐसा कोई विचार जिसे तर्क एवं अनुभव के आधार पर सिद्ध कर लिया गया हो, सिद्धांत कहलाता है। पीटरमैन ने कहा है, तथ्यों तथा उनके निष्कर्षों को अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने को ही सिद्धांत कहते हैं। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत निम्न हैं। इसको पॉइंट्स में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा मानवीय व्यवहार। इसको देखेंगे, शिक्षक तथा छात्र दोनों चेतना युक्त क्रियाशील प्राणी हैं। इनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाता है। शिक्षकों को कार्य प्रदान करते समय उनकी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखा जाए तथा प्रशासन के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ मानव व्यवहार का ज्ञान भी आवश्यक है। ये हो जाएगा हमारा मानवीय व्यवहार। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत ये हम सभी पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही। तो इसमें क्या होता है, विद्यालय का संगठन इस प्रकार किया जाए कि समस्त मानवीय संसाधन संगठित होकर कार्य करे। अब मानवीय संसाधन क्या है ये हमने अभी जस्ट आगे समझा था, क्योंकि किसी भी प्रशासन की सफलता सभी सदस्यों के पारस्परिक सहयोग एवं दलीय भावना से प्रेरित होकर कार्य करने पर ही निर्भर होती है। विद्यालय के उद्देश्य, साधन तथा कार्य विधियों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित किया जाए। ये हो जाएगा हमारा समन्वय का सिद्धांत। अब हम तीसरा पॉइंट है लचीलेपन का सिद्धांत। ये जो सारे सिद्धांत है ये हम ऑलरेडी समय सारणी के सिद्धांत में हमने पढ़ा हुआ है। लचीलेपन का सिद्धांत लगभग सभी जो भी हम सिद्धांत पढ़ते हैं लगभग सभी में ये 2-3 सिद्धांत जो होते हैं, समन्वय का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, खाली समय के सदुपयोग का सिद्धांत, सहयोग एवं सामूहिकता आदि का सिद्धांत, ये सभी हम ऑलरेडी और बाल केंद्रिता का सिद्धांत भी होता है, जो लगभग आप सभी में जो भी आपके सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें ये आते हैं पॉइंट। तो लचीलेपन का सिद्धांत देखेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 एक बार अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। और कोई पॉइंट आपको समझ में इसमें नहीं आता है तो आप वो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे लचीलेपन का सिद्धांत। समाज की परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ साथ विद्यालय प्रशासन में भी परिवर्तन लाए गए हैं
और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार परंपरागत और रूढ़ियों को छोड़कर आधुनिकता और आधुनिक ज्ञान विज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। यानी कि हमारे कोई भी सिद्धांत, जैसे हम समय सारणी का सिद्धांत पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उसमें लचीलेपन का सिद्धांत में हमने क्या समझा था, किसी भी पॉइंट में अगर आपका लचीलेपन का सिद्धांत आता है, उसका यही अर्थ होता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर बनाते हैं तो उसको इतना रूढ़िवादी या उससे ग्रसित न कर दे, उससे न बना दें कि वो क्या हो, कभी उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यक परिवर्तन समय अनुसार, जैसे समय बदलता है उसके अनुसार कुछ हमारे समाज, हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होता है, तो उसके अनुसार परिवर्तन हम कर सकें। ऐसा ना हो कि आप इतना उसे बना दें कि उसमें कुछ परिवर्तन ही न कर सकें। तो लचीलेपन का सिद्धांत आवश्यक है ताकि समय के अनुसार, जब समय परिस्थिति बदलती उस अनुसार आप जो भी उचित परिवर्तन हो, उपयुक्त परिवर्तन हो, वो आप कर सकें उस चीज़ में। ये होता है हमारा लचीलेपन का सिद्धांत। अब देखते हैं सहयोग तथा सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। विद्यालय प्रशासन में सहयोग पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विद्यालय में प्रशासन की नींव सहयोग के आधार पर डाली जाए, जिसमें प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र परस्पर सहयोग करें तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित होकर कर्तव्य पालन करें। तो इसमें क्या है, सभी को एक दूसरे का सहयोग करके परस्पर आगे बढ़ना चाहिए। अब हम देखेंगे 5वां पॉइंट, छात्रों एवं शिक्षकों के व्यक्तित्व का आदर करना। इसमें लिखेंगे विद्यालय प्रशासन में छात्रों एवं शिक्षकों के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास का अधिकार है और उसे उसका उचित अवसर भी मिलना चाहिए। तो जो भी शिक्षक हैं, छात्र हैं, उनके व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए, जो जिस प्रकार है उनका आदर करना चाहिए। अब 6वां पॉइंट है हमारा, उद्देश्यों की एकता। विद्यालय के सभी कार्यकर्ताओं एवं संबद्ध व्यक्तियों को उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ उद्देश्यों का निर्धारण देश एवं समाज की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, जैसा कि अभी हमने जस्ट आगे समझा था लचीलेपन के सिद्धांत में। ओके, अब हमारा आखिरी पॉइंट है मूल्यांकन। इसमें देखेंगे विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन के प्रभाव का मूल्यांकन समय समय पर सतत रूप से किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा शैक्षिक प्रशासन के दोषों को जाना जाता है तथा प्रशासन में परिवर्तन कर बदलने की कोशिश की जा सकती है। तो ये था हमारा शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत। हमने समझा, कार्य समझा, क्षेत्र समझा, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके अर्थ एवं परिभाषा आदि को हमने समझा। अब आपके लिए एक प्रश्न है जो मैं देकर जा रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएंगे प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर होता है। इन दोनों में आप अंतर मुझे अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।